श्रीलंका में जनता सड़कों पर है और सड़कों पर ही नहीं तो राष्ट्रपति भवन में घुस चुकी है और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति श्रीलंका के फरार हो चुके हैं क्योंकि अगर वो जनता को मिल जाते तो जनता पता नहीं उनके साथ क्या करती। वो नौसेना के शिप में वहां से फरार हो गए और जनता राष्ट्रपति भवन में एंजॉय कर रही है और वो प्रेसिडेंशियल जो सुविधाएं हैं उनका आनंद ले रही है। मामला सड़कों पर है और वहां के जो प्रधानमंत्री है वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। राष्ट्रपति जो है गोटबाया राजपक्षे वो देश छोड़कर जा चुके हैं और अब उन्होंने घोषणा कर दी है कि वहां एक सर्वदलीय सरकार बनाई जाएगी। आखिरकार ये सर्वदलीय सरकार पहले क्यों नहीं बनाई गई? जो आर्थिक मामले फैसले करने थे वो सर्वदलों से मिलकर के क्यों नहीं लिए गए, इस पर सवाल उठ रहा है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि जो परिवारवाद है उसके चलते एक ही परिवार का प्रधानमंत्री, उसी परिवार का राष्ट्रपति, उसी परिवार के कई सारे मंत्री और सब मिलकर के जो घपले घोटाले सरकार में रहते हुए कर रहे थे उसका नतीजा है कि आज श्रीलंका कंगाल हो गया है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, वहां बिजली 4 से मात्र 6 घंटे आ रही है, संसाधन है नहीं और कर्जा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि यह स्थिति यहां क्यों आई? तो पहला कारण है परिवारवाद। परिवारवाद की वजह से वहां परिवार के ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री बन गए, वित्त मंत्रालय अपने पास रख लिया और लूट खसूट शुरू हो गई सरकारी खजाने की। जनता का ध्यान नहीं किया गया, अनाधुंध नोट प्रिंट किए गए और ज्यादा नोट प्रिंट करने के साथ साथ वहां एंट्री होती है चीन की और चीन को उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट ऐसे दे दिए जिसके कारण आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हुआ। यह मामला शुरू हुआ सन 2007 में। 2007 में श्रीलंका की सरकार ने, जिसमें आपको बता दें, यह निर्णय लिया कि हम हमारे यहाँ हवाई अड्डा और एक पोर्ट ये चीन की कंपनी से बनाएंगे। तो चीनी फर्म जो है चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और सिनो हाइड्रो कॉरपोरेशन, इन्होंने मिलकर के एक बंदरगाह बनाने का काम शुरू किया और उसके लिए जो चीन से ऋण लिया गया वो था $361 मिलियन। जी हां, $361 मिलियन का ये प्रोजेक्ट, इसमें शुरुआत करने का तय किया गया। चीन की कंपनी को यह प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया और इसमें चीन का एक एग्जिम बैंक था जिसने इसका 85% ऋण दिया और उस ऋण को देने का जो ब्याज था वो था 6.3, यानी 6.3% वार्षिक ब्याज पर ये दिया गया 85% प्रोजेक्ट का, यानी $361 मिलियन का जो प्रोजेक्ट था चीन का, इसको दिया गया। और ये हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और माटला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो सफेद हाथी घोषित हुए श्रीलंका के। राजपक्षे परिवार ने यह निर्णय ले लिया और हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, उसको इन्होंने सोचा था कि हम अपना बंदरगाह बनाए, वहां से पैसे आमदनी करेंगे और आमदनी करने के नाम पर जो बनाया, इसमें चीन के इंटरफेयर की वजह से कुछ देशों ने इससे दूरी बना ली। जो इनकी आमदनी होती वो आमदनी नहीं हुई। लोगों ने सोचा कि इनको इतना पैसा देने के बजाय, क्योंकि यहाँ चीन है और चीन के बारे में कहा जाता है कि वो जासूसी करता है और जासूसी के साथ साथ इसी तरह कर्जा देकर के देशों पर कब्जा करता है, विस्तारवादी नीति के तहत वो ये सब काम करता है। तो चीन अपनी स्थिति में चल रहा था, लोन दे दिया और इसी लोन में सरकार ने उनसे समझौता कर दिया कि भैया आपका जो लोन है वो हम चुकता नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें, $1.1 अरब का समझौता एक कर दिया चीन के साथ और उनको पट्टे पर, लीज पर ये हवाई अड्डा भी और ये पोर्ट भी ये दे दिया। अब इसके बाद असली खेल शुरू होता है। चीन ने इस पोर्ट को जो लीज पर दिया गया अपनी मनमर्जी के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने सैनिक अड्डे के तौर पर। और जब भी कभी श्रीलंका ने कुछ कहा, इन्होंने कहा साहब ये तो हमारी मर्जी है, आपने हमें लीज पे दिया है, जबकि लीज पे दिया था संचालन करने के लिए कि आप इसका संचालन करिए, यहाँ जो शिप आएंगे, जो हवाई जहाज आएंगे हवाई अड्डे पर,
उनसे आप कुछ टैक्स वसूलेंगे और उनसे किराया लेंगे और इसके आधार पे हम आपका कर्जा देते रहेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन उन्होंने उसका सैनिक इस्तेमाल शुरू कर दिया और सैनिक इस्तेमाल शुरू होने से जो बाकी देश हैं, चाहे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत भी है, वो क्यों जाएगा भाई किसी के हवाई अड्डे पर जो कि सैनिक हो, और इसलिए क्यों जाएगा पोर्ट पर। ये ऑब्जेक्शन शुरू हुए और इस ऑब्जेक्शन में हुआ ये कि ये कर्जा निपटा नहीं पाए, लोगों ने दूरियां बना ली और ये सफेद हाथी घोषित हुआ। एक बार फिर से ये सिद्ध हुआ कि कर्जा लेकर के आप कोई काम कर रहे हैं, जब तक आपके खुद के संसाधन नहीं है तब तक आप इस तरह के कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना तो लेते हैं, लेकिन उसका लोन कैसे उतारोगे। यहां श्रीलंका के साथ यही हुआ कि इनके खुद के प्रोजेक्ट, खुद की कंपनियां, उनको उभारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। 2 साल का जो कोरोना काल चला उसमें सब बिजनेस ठप रहा, हवाई अड्डे बंद रहे, पोर्ट पे आवागमन बंद रहा और इसके कारण से ये जो 2 साल का कार्यकाल था इसमें बड़ा झटका श्रीलंका को लगा। यहां आपको ये भी बता दें कि श्रीलंका को कोरोना काल में जो ये झटका लगा है कि उसके सारा बिजनेस ठप पड़ा था, कर्जा दे नहीं पा रहा था। यहां पेट्रोल आज हालत यह है कि मिलता ही नहीं है और मिलता है तो 300 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा का रेट हो गया है। संसाधन मिल नहीं रहे हैं, लोगों को बिजली मिल नहीं रही है। वहीं आप देखें पाकिस्तान का भी इसी तरह का हाल है। लेकिन इसी बीच भारत हमेशा अपने को स्टैंड करे हुए है। ये बात अलग है कि थोड़े से रेट पेट्रोल के बढ़े थे, लेकिन भारत के अंदर मोदी सरकार ने जिस तरह से इस कोरोना काल में योजनाओं को परिवर्तन किया और बंद रहे उद्योगपतियों को इस मामले में उत्साहित किया, छोटे छोटे उद्योगों को खड़ा किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने तो हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत उनको आर्थिक सहायता दी और प्रोडक्टों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, जिसका कारण है कि आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है और भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो मोदी जी की तरफ जो देख करके ये बात करते थे कि मोदी जी क्या करेंगे, आपको बता दें कि सन 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब उस समय हमारे देश के ऊपर 70 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। जी हाँ, 70 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था 2014 में। 129 करोड़ की उस समय देश की आबादी थी और आबादी के हिसाब से यदि डिवाइड करेंगे तो लगभग 6,000 रुपए हर व्यक्ति के ऊपर ये कर्जा था 2014 में, जबकि ना कोई आपदा आई थी देश पर, ना कोई विपदा आई थी। उसके बाद मोदी सरकार आई और उसी दौरान 2 साल कोरोना का झटका आया। जैसा आज श्रीलंका का हाल है, जैसा आज पाकिस्तान का हाल है, ऐसा ही हो रहा होता यदि चीन के ऊपर मोदी सरकार भी इस तरह निर्भर हो जाती जैसा कि पाकिस्तान या श्रीलंका हुई है। आज भारत के अंदर भी यह स्थिति हो गई होती कि आज भारत में लूटमार हो रही होती, लोग सड़कों पे होते। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ है और यहाँ लोग ईद खुशी खुशी मना रहे हैं, यहाँ त्योहार खुशी खुशी मना रहे हैं, यहाँ बाजार खुले हुए हैं, महंगाई थोड़ी जो जरूर बढ़ी है उसका असर पूरी दुनिया पर है और वो कारण है रूस और यूक्रेन का युद्ध। ये असर भी श्रीलंका पर पड़ा है क्योंकि श्रीलंका चाय का उत्पादन करता है और चाय का ज्यादातर एक्सपोर्ट श्रीलंका का वो होता है रूस में। और ये युद्ध के कारण ये जो एक्सपोर्ट हो रहा था, रूस ने उस इंपोर्ट को रोक दिया क्योंकि भाई युद्ध हो रहा है। इस कार्यकाल में वो आपके उस रास्ते से कोई सामान नहीं लेगा जहां रास्ते में यूक्रेन आता हो और इसके कारण से उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। एक्सपोर्ट ये कम रहा श्रीलंका का, इंपोर्ट उसने ज्यादा करा। एक गलती तो ये करी और ये जो डिफरेंस था ये लगभग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था $3 बिलियन का ये कमी आई इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में। यानी श्रीलंका ने जो विदेशों से सामान मंगाया संसाधनों की पूर्ति करने के लिए, वहां की खुद की कंपनी खड़ी नहीं करी, चीन से लोन पर ले लिया, कर्जे पर ले लिया, तो इंपोर्ट ज्यादा हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो अंतर है $3 बिलियन का था, जिसके कारण ये कर्जा बढ़ता चला गया। इसी तरह आपको बता दें ये और दूसरा अंतर जो हुआ है श्रीलंका में वो हुआ कि
भारत से जो विदेशी कर्ज था 2005 में श्रीलंका का 11.3 बिलियन डॉलर था, 2020 में 56.3 बिलियन डॉलर वो बढ़ करके हो गया। 2019 का अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो 42% था, 2021 में 119% हो गया। बुरी तरह श्रीलंका डूबा हुआ है। ठीक, अब सेकंड नंबर आप पाकिस्तान का ये देखेंगे, लेकिन उसकी तुलना में अगर हम भारत की बात करें तो मोदी सरकार लक्ष्य रखे हुए है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इसको बनाएंगे 2024 तक। अब तक जो आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 4 बिलियन डॉलर इकोनॉमी, मिलियन डॉलर इकोनॉमी भारत बन चुका है। यह है भारत की प्रोग्रेस, ग्रोथ, ये बढ़ता जा रहा है। और जो भारत के ऊपर आज विदेशी ऋण है वो बाल्टी, मग्गा, चम्मच या झाड़ू चीन से इंपोर्ट करने के लिए नहीं है। ये विदेशी मुद्रा का जो लोन है हमारे ऊपर, ये है राफेल विमान के कारण से, सेना का साजो सामान मंगाने के लिए, S-400 प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली चीन से बचने के लिए, ये सेना के साजो सामान के लिए, इसके लिए लोन बढ़ा है। ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि कोई विपक्षी पार्टियां जिसमें कांग्रेस प्रमुख रूप से है, चीन की दोस्त है, चीन से समझौता किया है, वो जरूर कहेंगे कि भारत के ऊपर भी तो विदेशी कर्जा है। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने बोला है कि भारत का भी ऐसा श्रीलंका जैसा हाल हो सकता है। तो राहुल गांधी जी, अब जो देश का प्रधानमंत्री है वो मोदी है। वो जानता है कि कल आने वाले समय में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, और इसलिए उन्होंने आने वाले कल की तैयारी रखी है। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज कई सारे युवा विदेश के लाखों डॉलर की नौकरी छोड़ छोड़ के अपने देश में आ रहे हैं, उनको माहौल तैयार किया जा रहा है। आज देश में अपने हॉस्पिटल खड़े किए जा रहे हैं। और आज कोरोना के काल में चाइना का बना हुआ, ना तो हमने पीपीई किट लिया, ना हमने वहां से वैक्सीन ली, ना हमने वहां से पैरासीटामोल ली, अपने खुद के हमने तैयार किए मास्क भी थे जो गांव-गांव में बन रहे हैं। और इसके कारण से श्रीलंका जैसा हाल हमारा नहीं हो पाया। ये मोदी की दूरदर्शिता थी कि सेना से, गांव-गांव में महिलाओं से, यहां तक कि जेल में बंद कैदियों से मास्क बनवाए गए, पीपीई किट बनवाई गई। स्वदेशी पीपीई किट हमारे देश में उपलब्ध हुई, जो चीन हमें 5,000 रुपए की पीपीई किट उपलब्ध करा रहा था। पहले लॉट में हमने मंगा भी ली थी, 1 लाख का ऑर्डर भी दे दिया था। वो हमारे देश में मात्र 1,500 रुपए में बनकर तैयार हुई, और इसलिए चीन के सारे ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिए। वैक्सीन भी हमने खुद की बनाई। तो भारत उभरता हुआ भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, और इसलिए कभी वो हाल नहीं हो सकता जो आज श्रीलंका या पाकिस्तान का हो रहा है। और ये चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी कड़ी में आपको यह भी बताता चलूं, पिछले दिनों श्रीलंका के इस आर्थिक हालत पर उसको मदद की और भारत ने 1 बिलियन क्रेडिट लाइन उसको जारी किया है। इस क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि आप इतना सामान हमसे ले सकते हो, तो उसको मदद की है। और अभी भी हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और श्रीलंका की हमें मदद कैसे और कब करनी है वो हम तत्काल करेंगे। इस पर सरकार मंथन कर रही है। लेकिन यह मैं बताऊं कि आज मोदी सरकार के रहते आज स्थिति यह है कि हमारा देश आत्मनिर्भर है। हम आज आर्थिक रूप से श्रीलंका को भी मदद करने में लगे हैं। वंदे मातरम।